नमस्ते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम इस इंटरव्यू सीरीज़ को, जिसमें हम पार्टीशन विक्टिम्स और पार्टीशन सर्वाइवर्स से उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, आज एक और नए स्टेप की ओर बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक विस्थापित परिवार के सदस्य, सिंधी समुदाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश, श्री राजाराम भाटिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जयपुर से यहाँ पे आए और हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आज विभाजन, विभीषिका और विभाजन जितने भी उसके सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब के बारे में आज जानने के लिए और डिस्कस करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो सर, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे पार्टीशन के बारे में, आपके खुद के निजी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके परिवार के बारे में। तो आज मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इन्हीं बारे में हम सबको बताएंगे, और अगर आपको कुछ और बताना हो उसके अलावा, आप बिल्कुल उसको बता सकते हैं खुले दिमाग से और खुले मन से। सर, मैं शुरुआत आपके नाम से, जैसे मैंने बताया, हमारे साथ आज श्री राजाराम भाटिया जी जुड़े हैं और इनकी उम्र 78 वर्ष की है। और सर, आप सेकंड जनरेशन ऑफ पार्टीशन सर्वाइवर्स से बिलोंग करते हैं। तो सर, अगर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँ, कुछ बेसिक मैं आपसे पॉइंटर्स दूंगा आपको, और आप इस बारे में बताना शुरू कर दीजिएगा। आपने पलायन किया था या आपके परिवार ने पलायन किया था, तो आप कहाँ से आए? आपका गांव, पाकिस्तान में जो गांव था, आपका गांव, शहर, जिला, राज्य, आपकी शैक्षणिक और सामाजिक परिस्थिति, आपके व्यवसाय, संपत्ति इत्यादि के बारे में जितना आपको याद हो आप बताने का कष्ट कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपने थोड़े से हल्के से वर्तमान के बारे में, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्तमान के बारे में थोड़ा बताइएगा। अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में विवरण कीजिएगा। सर, हम लोग पाकिस्तान सिंध से टंडो अला यार में रहते थे। टंडो अला यार एक तहलका है वहाँ पे, टाउन बोलते हैं, टाउन, वहाँ रहते थे हम लोग। और मेरे पिताजी जो है ना, वो कराची में SH होते, थाने के अंदर। तो हम लोगों ने वहाँ पर रहते थे। और इसके अलावा बहुत ही संपन्न परिवार था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बात नहीं थी। लेकिन जब 47 में इनका जो है अपना पार्टीशन हुआ, तो हमें वहाँ से आना ही पड़ा। सब लोग जितने भी सिंधी हैं वो सब बेचारे वहाँ छोड़ करके और फिर हिंदुस्तान में आकर के आए। कोई रेलों में भर के आया, कोई कैसे भर के आया, कोई बसों में आया, कोई बैलगाड़ियों में आया, कोई साइकिल पे आया, कोई पैदल भी आया बेचारे। तो उन्होंने आकर के जयपुर में, ये राजस्थान में, इंडिया में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। आपके पिताजी ने? मेरे पिताजी तो पहले डेथ हो गई। मैं मेरे परिवार की बात करूँ, मेरे माताजी। अच्छा। मेरे पिताजी तो 47 में ही जी। उनको क्या है कि ही वॉज SHO जी। तो उन्होंने कहा कोई भी इस एरिया में अगर कोई उसको मुसलमान आएगा तो मैं उसको शूट कर दूंगा। तो चले गए। लेकिन सेकंड डे क्या हुआ कि 15-20 इकट्ठे आदमी आकर के और छुरी लेकर के सीधा ही चुपचाप मेरे पिताजी को ऑफिस में सीट पे बैठे बैठे छुरी मार करके 15-20 को, और उसको मर्डर करके चले गए। ये मेरी माताजी बताती थी। तो एक्चुअल क्या है कि मैं 47 में, ये राजस्थान के पाली है, अपने मारवाड़ जंक्शन, सब लोग वहीं आए थे। हम वहीं आके हमारा जन्म हुआ था। मेरी माताजी बताया मेरे को। सर, ये बहुत ही आपने एक मार्मिक बात बताई है हमें। अगर मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में और पूछूं, आप अपने पिताजी का नाम बता सकते हैं हमें? जी, मेरे पिताजी का नाम है श्री हरूमल भाटिया। श्री हरूमल भाटिया। हरूमल भाटिया। सर, जैसा आपने बताया वो SHO थे, तो वो SHO पाकिस्तान वाले इलाके में, जो आज पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ पाकिस्तान की था। कराची, ये सब हिंदुस्तान तो थे नहीं, हम पाकिस्तान में थे। कराची में SH में थे। ही वॉज ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। ओके। हाँ, तो उसमें उनको जी, उन्होंने देखा ये हमको हमारे पीछे पड़ा, पहले इसको ख़त्म करो, ये रोक रहा है हमको। तो फिर उन्होंने उसको पहले ख़त्म किया। तो ये सर किस दौरान हुआ? ये पार्टीशन के दौरान हुआ या उससे पार्टीशन पहले? दौरान ही ये सब हमारा। तो हमारे पास भी आए सब लोग जो मारने के लिए, क्योंकि खबरदार इस एरिया में कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ, थाना इंचार्ज हूँ, मैं इनको सबको। तो उनको चले गए। सेकंड डे पर 15-20 आदमी इसको आकर के वो पकड़ के उनको, अब उनको पता भी नहीं था कोई आ रहा है, उनको पता ही, चुप अचानक करके उसको मर्डर कर दिया। बहुत ही दुखद बात है सर ये। और ये आपको आपकी माताजी ने मेरी बताया? माता ने बताया। अच्छा, उसमें क्या है कि मैं करीब 6 महीने का पेट में था माता जी के। अच्छा। और मारवाड़ जंक्शन में जैसे हम आए ना, तो अच्छा, लोग तो आए अपनी गाड़ियों में, हम अपना खुद का किराया पे करके और मारवाड़ जंक्शन तक आए। इंडिया में आ गया मारवाड़ जंक्शन में जी। और यहाँ करके हमने जो है ना, मेरा जन्म हुआ और वहाँ रहे, मारवाड़ जंक्शन जंक्शन में रहे।
अच्छा। उसके बाद फिर हम कई जगह गए, उदयपुर भी गए, वहाँ पास पड़ता है, उदयपुर भी जी। गए। उदयपुर जाने के बाद जो है ना फिर हमारा एक बता बड़े विडोज जितने भी हैं जी। जिनको वहाँ मारा गया है, कुछ विडोज जितने भी हैं उनको जो है ना विस्थापित करना है, तो एक आश्रम बनाया गया है, विडोज होम जिसको बोलते हैं। जी। विडोज होम विडोज होम। आमिर होम था, जैसे आमिर होम। जी। तो वहाँ पर हमको जो है ना सारा उन्होंने किया। सर, जैसा आपने अभी हमें बताया कि आपके पिताजी एसएचओ थे अनडिवाइडेड इंडिया में, और उनके एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या भी हुई वहाँ पर, और वो एक सरकारी अफसर थे उसके बावजूद। तो इससे हमें एक अंदेशा और आइडिया लगता है कि किस तरीके का माहौल होगा उस समय। लेकिन सर, क्या आपको ये समय या वक्त याद है कि ये मतलब कि ये जुलाई में हुआ था कि सितंबर में हुआ था या अगस्त में ही हुआ था ये? नाम तो याद नहीं है, महीने का तो नाम याद नहीं है। अच्छा। हाँ। ओके। और सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अनडिवाइडेड इंडिया में से जब आपके पिताजी की हत्या हुई और फिर आपकी माताजी बची, तो आपकी माताजी सिर्फ स्वयं आई थी या फिर उनके साथ और भी कोई लोग आए थे? मेरी माताजी मेरी नानी के साथ, मतलब मेरी माताजी की माताजी जी। उनके साथ यहाँ आई थी। जी। और उन्होंने संभाला, क्योंकि वो बच्ची थी, अभी तक बड़ी तो नहीं थी, तो उसको संभाला और उन्होंने जो उसको वहाँ पर मारवाड़ जंक्शन में साथ रहे वो दोनों। और आपकी माताजी की उम्र क्या रही होगी जिस समय विभाजन हुआ था? करीब 25 साल। करीब 25 साल। और क्या आपके साथ कोई पुरुष भी आए थे या फिर खाली महिलाएं आई थी? नहीं, हमारे साथ तो कुछ पुरुष थे ना। मेरे पिताजी एक मेरे दादाजी थे, मतलब कि चाचा मेरा चाचा जिस बोलते हैं, वो बाद में आए। अच्छा, वो बाद में आए। बाद में आए। तो जब ये सब विभाजन का सब कुछ हॉरर हो रहा था, हाँ, हाँ। तो आपके घर में सिर्फ महिलाएं थी? मैं नहीं थी। और आपके पिताजी के कोई भाई, चाचा जी के अलावा और भी कोई थे? बस और कोई नहीं था उनका, यही और था। आपके दादाजी? दादा जो उसके पहले एक्सपायर हुए थे। अच्छा, पहले एक्सपायर जी, हुए थे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि एक तरीके से सिर्फ महिलाएं आपके घर में थी जो यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आई अनडिवाइडेड इंडिया से। इसमें भी एक छोटा सा ये बात है, जी। कुछ लोग हमारे घर पे भी मेरी माताजी को और उनको लूटने के लिए, लूटने के ख्याल से मेरे मकान के अंदर घुसे, हमारे मकान घुसे। तो मेरी माँ जो है ना बच्चों समेत ही, है ना, उनको बाथरूम में जाकर के छुपा दिया और मुंह बंद कर दिया, भाई जैसे अच्छा। कोई बोले नहीं, आवाज़ होगी तो मुसलमान आ जाएंगे अंदर। तो बाथरूम में जाकर के साइड में कोने में वो छुप गई, और फिर जब लूट मार करके जो सोना था पैसा था लेके चले गए, उसके बाद मेरी माँ कमरे से बैठ गई। अब कुछ शांत हुआ, तब ऐसी क्रॉस हुई हमारी। और ये आप अनडिवाइडेड इंडिया के कराची इंडिया की बात की बता रहे हैं, जब कराची में आप रहते कराची थे? में। सर, आप कराची में कहाँ रहते थे? वो सरकारी आवास था या फिर आपका निजी मेरे आवास था? पिताजी गवर्नमेंट जॉब में जॉब करते थे अपने कराची में। उनका मकान या हमारा मकान था टंडो अलायार में था। ओके। टंडो अलायार एक कस्बा है अपने पाकिस्तान में। टंडो आदम, टन्नू अलायार, टन्नो जाम, ये तीन वहाँ हैं टाउन है वहाँ पे। ओके। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात है, हैदराबाद में है। जी। तो वहाँ रहते थे, वो आते थे ड्यूटी पे जाते थे, जब भी उनको आ जाते थे। अच्छा। नौकरी तो ट्रांसफर हो सकता है ना कहीं पर भी। जी। तो ये सरकारी आवास था आपका? सरकारी आवास। तो आपकी वहाँ पर, मैं अपने थोड़े से इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं हम। हाँ। विभाजन से पूर्व अपने जीवन के कुछ दिनों को साझा करें। क्या आप आज भी अपनी जन्मभूमि, जो आपकी मूल जन्मभूमि थी, उसको याद किया करते हैं? किन किन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, विस्तार से बताएं। तो इस संदर्भ में आपकी माताजी की, जो आपकी माताजी ने आपको बताया होगा कि उस समय आपकी माताजी पेट से थी उस समय, तो आपके भाई बहन होंगे, आपके बड़े भाई ने, छोटे भाई बहन। तो अनडिवाइडेड इंडिया में उनका वहाँ रहन सहन कैसा था? उनके क्या आस पड़ोसी कैसे थे और उनके संबंध कैसे थे अपने समुदाय में वहाँ पर अनडिवाइडेड इंडिया में? हाँ, तो वहाँ सब अच्छे थे, बहुत अच्छा व्यवहार था हमारे आसपास में। वो अच्छे पड़ोसी थे और अच्छे ये व्यवहार था सबके था, और किसी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप जिस इलाके में रहते हाँ, थे कोई उसमें दिक्कत कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा डोमिनेंट थी पॉपुलेशन में? सिंधी सिंधी। आप सिंध इलाके में, कराची हाँ, सिंध। वहाँ सिंधी ही रहते थे, उसका नाम ही सिंधी थे वहाँ पे तो। जी। और आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे एक बड़े बड़े भाई साहब थे, उसकी बचपन में तो डेथ हो गई थी, तो उसके अच्छा। बारे में कुछ और बस, और एक मैं था। आप दो ही लोग थे? अच्छा। एक मेरा भाई और है जो गूंगा बहरा है। अच्छा। वो भी एक्सपायर अभी हुआ है 2002 में। अच्छा। हाँ, ही वाज आल्सो गवर्नमेंट जॉब, ही वाज वर्किंग इन एज ऑफिस। तो वो उनकी डेथ होगी उनकी। तो कुल हम 3 भाई थे। 3 भाई थे। तो वो आपसे छोटे थे कि बड़े थे? मेरे से बड़े थे। बड़े थे। तो जिस समय विभाजन हुआ था उस समय वो थे? हाँ थे ना, तो वो भी साथ आए थे, मतलब साथ आए थे। तो उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी? उनकी उम्र
बस ये थी कि मेरे से करीब 3 साल ऊपर। आपसे 3 साल हाँ, ऊपर। बस 3 साल। ओके। और सर आपकी माताजी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप मारवाड़ जंक्शन पे पैदा हुए, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपकी माताजी आपको कुछ बताती थी कि हम जहाँ रहते थे हाँ। वहाँ हमारे दुकानदार कौन था, कौन से कम्युनिटी का था, हमारे व्यापार किस तरीके से होता था और आसपास का माहौल कैसा होता था, कि मतलब कुछ हॉस्टिलिटी सिर्फ पार्टीशन के समय हुई या उससे पहले भी थी? बिल्कुल। और ये जो दुकानदार थे या पड़ोसी थे, ये सब बहुत अच्छे आदमी थे और व्यवहारशील आदमी थे। उनसे हमें बहुत खुशी होती थी कि हमारे भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने दिया। जी जी सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि आप आज़ाद भारत में आकर के हाँ, आपका जन्म हुआ, हाँ, लेकिन आपकी माता जो उस समय 25 वर्ष की थी, हाँ, तो जब उनको लगा कि सिर्फ वो और उनकी माता, सिर्फ दो महिलाएं एक अनजान जगह पे जा रही हैं, हम्म, तो उस समय की कुछ जो उनकी साइकोलॉजी थी, उनका जो मतलब उनकी जो मनोदशा होती थी, क्या उन्होंने उस चीज़ को कभी आप लोगों से साझा किया, अपने बच्चों से बिल्कुल साझा बिल्कुल। किया? ऐसा ऐसा सर थोड़ा बताइए उस बारे में। ऐसा है, मारवाड़ जंक्शन में हम तो आए थे बाद में, और उससे पहले काफ़ी सिंधी और यहाँ तक हमारी भाटिया कम्युनिटी के भी आदमी जो है ना, वो काफ़ी पहले आ चुके थे मारवाड़ जंक्शन में। वो वहाँ निवास कर रहे थे, तो हमें पता पड़ा वो वहाँ है, तो हम कहाँ जाएँ, हम कम्युनिटी में जाएंगे, हमारे भाटिया परिवार में जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, तो हम सीधे उन भाटिया परिवार के साथ जाकर रहने लगे। मारवाड़ जंक्शन उन्हीं के साथ ही सब रहते थे, भाटिया के सिंधी रहते थे। और सर विभाजन से पूर्व की अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी माताजी कराची में रहती थी, आपकी नानी भी कराची से ही थी, तो वो उस समय क्या बताती हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी की हत्या हो गई, तो जब एक घर के मर्द की हत्या हो जाती है, घर के पुरुष की हत्या हो जाती है, तो एकदम हेल्पलेस फील करता है इंसान, तो विवश हो जाता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता उसको। और खासकर हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। जी, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो उनकी तो हत्या हुई जो हुई, लेकिन अभी हमारी भी हत्या हो जाए, हमारे बच्चों को नहीं हत्या कर दे, हमारी जी। माँ को ये चिंता सुझाती थी। अच्छा, ये भगवान की कृपा रही कि हम सही सलामत पहुंच गए इंडिया। तो वो उस ट्रॉमा से डील नहीं कर पाई, वो आपको बचाने में लग गई। नहीं, और उनको तो किया ही जो करना था, लेकिन पहले बच्चों को भी संभालना था, बच्चे भी तो जी संभालने जी उनकी। बिल्कुल। वो घर में घुस करके मारते थे साहब, कोई भी था, कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, घर में मर्डर किया और उसको पैसा टका लिया और चला गया। यानी किसी घर में बच्चा आदमी जिंदा नहीं रहता था, उनका ये एम बना रखा था। और सर जैसे ये थोड़ा आपको सवाल थोड़ा ज़्यादा पर्सनल लग सकता है, जब आप थोड़ा सा आपने होश संभाला, हाँ। तो आपको माता जी ने क्या बताया कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ? वो तो ये बात बताई, बेटे आपका पापा जी का तो पाकिस्तान में जो ऐसे थे उनको मर्डर कर दिया गया था। आप कितने वर्ष के थे इस समय? बस मैं करीब 5-6 साल का था, इतना समझदार तो था मैं। जी। हाँ, तो जब उन्होंने आपको बताया कि आपके पिताजी की हत्या पाकिस्तान में हो गई, एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी के दो लोगों के द्वारा हुई, तो आपके बचपन में उस समय आपके दिमाग पे क्या उसका प्रभाव पड़ा? अब मजबूरी में आगे तो बढ़ना ही है हमको, तो मुझे अपने पढ़ाई चालू रखी, जो जैसा अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ गुजर गई और हमारे माता जी का एहसान है हमको लेकर के यहाँ से इस्लाम तक पहुँच गए, तो उस हिसाब से जो हुआ अच्छा हुआ, क्या कर सकते हैं। और सर जैसे आपकी हमने माता जी के बारे में बात करी, क्या आपकी नानी को लेकर कोई कुछ यादें हैं? नानी ने आपको कुछ बताया हो? हाँ हाँ, नानी साहब जानते हैं, नानी को भी जानते हैं हम लोग। जी। नानी, वो नानी उनको अपने दिल से रखा, जान से रखा, वही उनको सारा का संभालती थी, लेकर के आए और आकर के उन्होंने वहाँ अपने मारवाड़ जंक्शन में सेट किया। तो वो भी भाटिया, सारे भाटिया परिवार थे वहाँ पे, तो उनके साथ अटैच हो गए। जी। क्या आपकी नानी ने आपको कभी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ? कभी आपके घर में इस बारे में बात होती थी खुले में? हाँ बिल्कुल होती थी, तो जी। उन्होंने ये बताया जैसे आप कह रहे हो भाई, इस प्रकार से हमारे जो दामाद की डेथ कर दी थी, जी और जो है हम ले आए, हम जब अपने मारवाड़ जंक्शन आ चुके हैं। जी। सर थैंक यू सर ये शेयर करने के लिए। इसके साथ ही सर एक और सवाल पे मैं आता हूँ। अब जैसे कि आपकी माता जी और नानी जी यहाँ आए थे, तो उनके पास वहाँ सरकारी आवास था, यहाँ पर उनको एक जंक्शन पे रहना पड़ रहा था, तो क्या उनके मन में एक पॉजिटिव कुछ था कि मतलब उनको कुछ सपने सजोए थे उन्होंने कि चलो आज़ादी मिल गई है, तो उनको क्या था कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा? उस बारे में कुछ सोचा था? कि आपसे बात की थी उन्होंने? बिल्कुल, वो एक्चुअल क्या है कि वो मारवाड़ जंक्शन में हम रहते थे, वहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट हो गया कि जो विडोज़ हैं, जी जो विडोज़ हैं उनको सरकार जो है अपने आश्रम में निवास देने को तैयार है, जो आना चाहे आ सकता है। तो हम लोग आश्रम में चले गए, आश्रम में विडोज़ होम में चले गए। जो मेरी नानी विडो थी, मैं विडो था, मेरी मदर विडो थी, जी तो उसको हमने जा करके विडोज़ में हॉल में अपना शरण ले ली। जी और विडोज़ में ऐसा था, आमेर में ऐसा आमेर रहते थे हम लोग, तो 17 रुपीज़ पर हेड सरकार देती थी खाने के लिए, बस और कुछ नहीं। रहना तो उनका था फ्री, खाना फ्री था, और आप क्या क्या स्कूल फ्री था,
17 में पर हेड देते थे, उन्होंने किया। लेकिन वो भी तब तक जब तक बच्चा आपका 18 वर्ष का नहीं हो जाता। 18 वर्ष का होते ही आपको राशन कार्ड दिया जाएगा। जी सर, थोड़ा सा इस सवाल में मैं इसलिए और जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके खासकर घर में आपके पिता का साया उठ गया था। तो जब एक महिलाएं अकेले आती हैं तो उनको थोड़ा कंसर्न रहता है कि हमारा घर बार, हमारी रोजी रोटी और जन्मभूमि समाज में हमारी क्या स्थिति होगी। तो इस बारे में आपसे कुछ कभी कहती थी कि बेटा से तुम पढ़ाई करो या फिर कुछ और भी करो, कुछ सोचो, आगे बढ़ो? इस बारे में क्या आपकी मदर का? जैसे भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो और बड़े आदमी बनोगे, भगवान कर सब ठीक हो जाएगा, बाकी और ख़ास बात नहीं। अच्छा, इस बारे में और कुछ खास बात नहीं थी? भाई हम रह रहे हैं वहाँ आश्रम में, जी सब मिल रहा है, पढ़ाई हमारी चल रही है, इसलिए आगे क्या करना है, बाकी और तो कुछ है नहीं। जी। और सर जैसे आप अनडिवाइडेड इंडिया में आपके पिताजी एसएचओ थे, तो आपकी माताजी उस समय गृहिणी थी? हाँ सर, गृहिणी सिविल थी, हाउस वाइफ। सिविल हाउसवाइफ थी। और सर जब भारत का विभाजन हो गया, फिर आप लोग आश्रम में थे, जैसा आपने बताया आपको एक छोटा अमाउंट मिलता था, तो उसके बाद आपका रहन सहन कैसे व्यतीत हुआ? आपकी पढ़ाई कैसे हुई? ऐसा है कि स्कूल हमारा आमिर होम की तरफ से स्कूल हमारा वहीं पास में था, वो हमारा जो है पढ़ाते थे हम लोग, और कक्षा 1 से लेकर 10 तक वो वहाँ पढ़ाई हम करते थे। जी बस पढ़ाई 10वीं पास हमको अपना अलग करो। तो 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद ये जो है आश्रम में हम जो रहते थे, जी उस आश्रम में सिर्फ हमको रहना था, सोना था, खाना कुछ नहीं था, बाकी पढ़ाई में फ्री थी, कोई फीस नहीं, हमारी किताब भी फ्री आती थी। अच्छा, हाँ, वो सरकार की तरफ से फ्री आती थी। ये सिर्फ सिंधी समुदाय के लोगों के लिए था या सबके लिए? ओनली फॉर सिंधीस। ओनली फॉर सिंधी समुदाय। सर अच्छा, इस बात पे हम वापस आएंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा विभाजन से पहले की बात अगर करें, क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ, लेकिन भारत विभाजन से पूर्व अलग अलग समुदाय, जैसे आपने सिंधी समुदाय का काफ़ी जिक्र किया कि कराची में आपके कम्युनिटी में आसपास इलाके में सिंधी रहते थे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो एक अनडिवाइडेड इंडिया था, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते थे। तो वहाँ पर आपकी मदर आपको और समुदाय के रिलेशंस के बारे में क्या बता रही कि यहाँ पे मुसलमान थे, क्या वो हमेशा ही एग्रेसिव थे या फिर वो आपके साथ अच्छे से मिलजुल के रहते थे? विभाजन से पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुसलमान कुछ ऐसे थे जो कि अच्छा उनका अच्छा व्यवहार था, हमको अपना समझते थे, ऐसी व्यवहार उनका बहुत बढ़िया था हमारे साथ, और हमारे भी उनसे व्यवहार अच्छा, सम्मान देते थे हमको वो। अच्छा, जो वहाँ मॉम्पटन थे ना जी, उसकी कराची में, तो उनकी तरफ से आपको हॉस्टिलिटी या फिर आपकी मदर ऐसा कुछ बताती हूँ कि मतलब वो आक्रामक किस समय हुए? वो सिर्फ विभाजन के पहले, उससे पहले भी 1-2 साल से आक्रामकता चली रही थी? नहीं, हमारे 47 में सारा काम जो है, ये हमारा बेटी जो है ना, उसी समय हुई है? 47 हुआ है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। पहले कुछ नहीं था। अच्छा, और कभी आपकी मदर ने आपको ये बताया कि मतलब विभाजन तो हुआ लेकिन इसका इम्पैक्ट भी आप लोगों पे हुआ, लेकिन कभी इस बारे में आपके घर में बात होती थी कि विभाजन क्यों हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या कोई सरकार जिम्मेदार है, कोई एक आदमी जिम्मेदार है, क्या अंग्रेज जिम्मेदार है? कुछ आपके बारे में, इस बारे में कुछ बात होती थी? ऐसा है, अंग्रेज ये देश छोड़ने के बाद जी हमें ये जवाहरलाल नेहरू और ये मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो, मोहम्मद जो पाकिस्तान में सिंधी वो अपने क्या कहते हैं, ये मुसलमान थे, और हमारे नेहरू, इनका आपस में कमिटमेंट हो गया था कि जितने भी मुसलमान हैं वो इंडिया से वहाँ चले जाएंगे पाकिस्तान में, और जितने भी इंडियन हैं अपने हिंदू, जिसमें सिंधी भी आ जाते हैं, पंजाबी आते हैं, वो सब लोग जो है वहाँ चले जाएंगे अपने इंडिया। तो हम लोग उनके साथ कमिटमेंट हुआ और हम आ गया, और ये हुआ ही और झगड़े शुरू हो गए। ये हुआ ही होती है, झगड़े शुरू हो गए। जैसे ज़्यादातर की बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना, जी और जैसे वो निकली प्लेन से और झगड़े शुरू हो गए, जी ये वैसा वही हुआ है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा तो बहुत ज़्यादा हुआ, कई मर गए बेचारे, कई हत्याएं हो गई, लेकिन उनका बांग्लादेश शांत हो गई। अब कैसे हुआ है वो भगवान जानते। जी सर। सर अभी थोड़ा सा हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। जब आप लोगों ने, जैसा आपने बताया कि आपको अपने पिताजी के बगैर यहाँ प्रस्थान करना पड़ा क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको मार दिया गया था, तो जब आपके परिवार को पता चला कि अब हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, तो आपकी माताजी क्या बताती हैं कि आपने किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चुना? आप लोग उस सीमा से पार कैसे आए, और उस डिसीजन को लेने में किसका सबसे बड़ा रोल था? क्या आपकी नानी का रोल था, क्या आपके चाचा जी का रोल था, या आपकी मदर का रोल था? किसने निर्णय लिया कि हम भारत जाएंगे? तीनों का, मेरी मदर का भी विचार था अभी हमें चलना चाहिए इंडिया, अब यहाँ ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, तो ये मारकाट कर रहे हैं, हम बच गए हैं। और मेरी नानी का भी था, नानी और मामी दोनों, मम्मी यहाँ जयपुर आ गए, अपने बावड़ा जंक्शन आ गए, और बस। और सर थोड़े से अगर हम इन बिंदुओं में जाएं कि
वहाँ पर आपका सरकारी आवास था, तो सबसे मुख्य बिंदु आप किस बात को बताएंगे कि आपका मतलब विस्थापन होना तय ही था कि करना ही पड़ेगा, तो इसमें सबसे मुख्य सर रीज़न ऐसी क्या है? वारदात जहाँ हो रही है वहाँ कौन रहना चाहेगा सर? आप देखिए कौन रहना चाहेगा? तलवार लेकर के आ रहे हैं, बंदूक लेकर के आ रहे हैं, तो वहाँ तो कोई रह नहीं सकता ना। यानी वो तो बहुत एरिया गलत हो गया ना। अब इसमें जल्दी भगो भगो, इसलिए दिक्कत आती है। बेसिकली ज़िंदगी बचाने के लिए बचाने आपको की, जिंदगी बचाने की। प्रस्थान करना पड़ा। सर, और जब आप पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो आपकी मदर क्या बताती है कि वो तो गर्भवती भी थी, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आई? हाँ, वो बाई रेल आई थी, नानी के साथ आई थी। और थोड़ा रूट बताइए अगर हाँ। आपको याद है तो। मारवाड़ जंग, ये अपने मारवाड़ जंग, जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन होते हुए मारवाड़ जंक्शन में आए थे हम लोग। तो कराची से ट्रेन पकड़ी थी? हाँ, कराची से। अच्छा, तो उस समय वहाँ स्टेशनों पे कैसा माहौल होता था, कुछ बताते नहीं आपको? बिल्कुल मतलब डरा हुआ माहौल था, डरा हुआ माहौल था। कभी कोई कुछ भी कर सकता है। तो हम तो भगवान को प्रार्थना करके, मेरा था जी जैसे करके हम, और भी बहुत सारे आदमी आए थे ऑन पेमेंट, खुद के पेमेंट से आए, मतलब गवर्नमेंट गाड़ी से नहीं आए थे जी। खुद के पेमेंट से आए थे। तो कई लोग वो भी थे, तो चलो चल चलते। तो आपकी इसमें कोई सहायता हुई थी इस पलायन के दौरान किसी सरकारी अफसर से? नहीं नहीं, कुछ नहीं? तो नहीं, कोई में सहायता नहीं मिलती सरकार से, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला था? अरे वो कोई वहाँ तो कोई किसी का साथ दे ही नहीं रहा था। जो रहा बस, जो मारो काटो और मारो को एक ही वर्ड था, बस भगो भगो यहाँ से। और जब आपकी मदर और आपकी नानी ट्रेन के रास्ते से, जो कि बहुत बड़ा जोखिम भरा रास्ता था, वो जब आ रहे थे, तो क्या उनको उस इस तरह के कुछ मतलब एक्सपीरियंस हुआ था कि यहाँ से भी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हाँ। उनकी स्थिति कैसी थी? क्या हाँ, उनकी भी आपके जैसी स्थिति उनको थी? पता था ना भाई, जो हम जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो लोग भी वहाँ सब ठीक है। इंडिया में कोई दिक्कत, जहाँ इंडिया में कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, इसलिए भाई चलो वहीं चल, जहाँ आदमी सेफ होता है वो वहीं जाने की कोशिश करते हैं सब। तो हम सेफ जगह आ गए। जैसे आप भारत आ रहे थे, लेकिन भारत से भी कुछ लोग वहाँ जा रहे थे, नहीं, इसका ऐसा ऐसा नहीं। इस बारे में कुछ आपको नहीं बताते थे? जी, ठीक है। सो पलायन के दौरान का जैसा आपने बताया कि आप अपने खर्चे पे आए, थोड़ा सा अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत याद हो, कृपया पलायन के दौरान के अपने अनुभवों को साझा करें कि पलायन का समय, माध्यम, चुनौतियाँ, सुरक्षा, मद्देनज़र इसकी बढ़ती गई सावधानियाँ, रास्ते में कठिनाइयाँ और उनके लिए अपनाए गए उपाय। अगर कुछ भी याद है, आप बता चुके हैं वही वैसे, बता चुका हूँ आपको मैं, सेम वही बता वही। चुके हैं आप जी। और आपकी कुछ सहायता सरकार की तरफ से नहीं हुई नहीं। थी। और अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है सर, जी, जी। इस पे बार बार हमारा फोकस आ भी रहा है। आपके साथ सिर्फ महिलाएं आई थी, तो सवाल मेरा ये है, आपके साथ जो वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन थे, उन्हें तत्कालीन निवास स्थान के से भारतीय सीमा तक पहुंचाने का क्या तरीका था? और क्या आपकी मदर और आपकी नानी जो महिलाएं थी, उनको विभाजन के साथ साथ महिला होने का भी डर था कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए? क्या इस तरह का आपको कुछ बताती थी? जब हम लौट रहे थे वहाँ से तो काफ़ी पब्लिक थी, और कोई आदमी बैलगाड़ी से आ रहा था, कोई ऊँट गाड़ी से आ रहा था, कोई साइकिल से आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था। तो जो जिसको जो साधन मिल रहा, जहाँ तक हमें बड़ी तकलीफ हुई उस समय, हमारे वृद्ध जन परेशान थे, ये जो जो साधन मिला उस साधन से हम लोग अपने इंडिया में आ गए। सर, मैं इस पे थोड़ा सा और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि महिलाओं, जब भी कहीं पर कुछ वॉर होता है, कुछ मतलब कुछ विपदा आती है, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा उसकी सफ़र करती हैं। बिल्कुल। तो क्या आपकी मदर को कभी ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उस समय तो महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी, क्या पता आपको सुनने में अजीब लगे, हाँ, लेकिन क्या आपसे कुछ ऐसा कहती थी कभी भी? नहीं, हमारे पड़ोस में जितने आदमी थे ना, वो जो आ रहे थे हम उनके साथ ही लौट रहे थे। अच्छा, तो समूह था? बिल्कुल ये समूह सारे था। सिंधियों का हाँ, समूह बिल्कुल। था, भाटिया सिंधी Yes, जैसे sir. आपने बताया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या पता कुछ अनहोनी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे अकेले में कौन आ सकता है? अकेले तो मुश्किल है। सपोर्ट चाहिए ना साहब साथ में। तो जी सर, इससे एक नए अगले सवाल पे आता हूँ मैं। जब आपकी मदर यहाँ आई थी, तो अपने साथ क्या लेके आई थी? कुछ आपको बताती थी वो कि हम क्या लेके आए, क्या छोड़ के आए? संपत्ति, पैसा, धन? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बताऊँ कि पैसा वैसा नहीं लाया, सोना जरूर लाए थे अपने साथ। वहाँ सोना, अच्छा। मेरे पिताजी का सोना था, जी उस सोना लेकर के यहाँ आए थे। और बाकी पैसा टका तो छोटा मोटा ज़्यादा नहीं था, जी। और पैसे और सोना लेकर के आए थे, और कुछ नहीं, लत्ते कपड़े छोटे बच्चों के मेरे यहाँ मतलब। ओके। तो उनको इस बार कभी थोड़ा भय होगा कि हमारे साथ कुछ कीमती चीज़ें हैं, तो कोई लूट पाट ना कर ले? भगवान भरोसे छोड़ दिया उन्हें, जो होगा देखा भगवान जाएगा। भरोसे छोड़ दिया। जी इसकी बिल्कुल। एक हिस्ट्री बाद बताऊंगा आपको मैं। सर अभी बता दीजिए। बिल्कुल सर, बताइए। हम रात को करीब ट्रेन लेट हो गई, उदयपुर की बात है, उदयपुर की बात है, ट्रेन लेट हो गई। जी मेरी माता जी अकेली थी, जी। मैं उनके साथ था, एक बच्चा और था, मतलब वो साथ थे। वहाँ हम जैसे गोवर्धन निवास वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, 8 किलोमीटर, जी और वहाँ अंधेरा पड़ता है।
अच्छा। अंधेरा पड़ता है। तो तांगा करके जैसे हम आए तो हमारे मेरी मदर के बक्से में से वो सोने का बक्सा था ना, उसमें वो जो सोना था ना वो निकाल लिया उसने, तांगे वाले ने। टांगे वाले ने? मेरी माँ को पता ही नहीं पड़ा इस बात का। ये उस समय की बात है? हाँ, जब पार्टीशन की बात है। सोने का सोना बहुत जी। इसमें आपको करीब करीब से 1-1.5 किलो वजन सोना, ये वो जो औरतें पहनती है जी। कुछ तो होगा ना, तो वो सोना लेकर के आए, लेकिन वो सोना हमारा उदयपुर टू गोलमाल बीच में चोरी हो गया। वो तांगी वाले ने लिया, उसने कह दिया हमें जो करने मेरे पास है नहीं माना उसने। और ये आपके साथ भारत में हुआ? हाँ, भारत। तो वो टांगे वाला हिंदू था कि मुसलमान था? सिंधी था। सिंधी था। अच्छा, सिंधी था। तो सर इससे एक बात हमें और पता चलती है कि जैसा आपने बताया कि संघर्ष करा, लेकिन उस समय विभाजन से पूर्व एक अनडिवाइडेड इंडिया में आपका परिवार एक अच्छी स्थिति में था। तो अच्छी स्थिति में था, आपके पास पढ़े लिखे आपके पेरेंट्स थे, और जब यहाँ पे आपको विडो हाउस में रहना पड़ा, एक तरीके का कैंप कह सकते हैं उसको, कैंप था, तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपकी मदर कभी इस बारे में कहती थी कि हम तो वहाँ पे इतने अच्छे से रहते थे, यहाँ हमें ऐसे रहना पड़ रहा है? होता तो है, याद तो आती है पुरानी बातें। तो कुछ बताइए क्या कहते हैं? हाँ, अब ये जो है ना भाई, हमारा खुद का मकान था, हमारा श्रीमान जी थे, हमारे बच्चे खुश है खुद, और यहाँ तक मेरी माँ बोलती थी कि चांदी के रुपयों से हम खेलते थे। जी। चांदी के रुपये, सिक्के जो थे, सिक्के चांदी के सिक्के, वहाँ सिक्के चलते हैं, तो यहाँ तक इतने थे ढेर सारा, तो यहाँ तक वो चांदी के सिक्के जो है ना वो बंगन ले जाती थी कई बार। अच्छा। चुरा करके। जी। उसने कहा मेरी इतने चांदी इसके कितने, मैंने नहीं कहा झूठ मत बोल, कहा अब कुछ भी है तो उन्होंने कहा ले जाओ, उनको कमी नहीं थी ना, हमारा कोई कमी नहीं थी, तो ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चांदी से खेलते थे हम, चांदी से सिक्के से खेलने वाले इंडिया में विधवा आश्रम के रहने तो फर्क तो पड़ेगा, याद तो आएगी ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो उनकी जिगर देखो, उन्होंने कैसे फेस किया है उस समय को, हमारे बच्चों को कैसे पाला, उन्होंने क्या किया। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अकेली आई पहली बात, फिर और बिल्कुल मतलब परिस्थितियाँ विपरीत थी। सर एक सवाल हम वापस आते हैं इस पर। तो जब आपने बताया कि आपकी माता और आपकी नानी जी आ गए थे, आपके चाचा जी वहीं रुक गए थे, तो वो कब आए यहाँ पर, और उनका यहाँ आने का कैसे? वो 1950 में करीब आए यहाँ पे। 3 साल वहीं रहे? हाँ, 3 साल वहीं रहे। उनका क्या, वो अनमैरिड थे। अच्छा। अनमैरिड थे, तो वो जो है कुछ मस्त रहते थे, मतलब कराची में? कराची में। और फिर वो यहाँ अपने नाथद्वारा, श्री नाथद्वारा है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ आकर के श्री नाथद्वारा में ही रहने लग गए। ये कराची में कि नहीं, इंडिया की बात? वहाँ से नाथद्वारा इंडिया में? हाँ, आगे अकेले आ गए। अच्छा। श्री नाथद्वारा में आके रहने लग गया। अच्छा। और श्री नाथद्वारा में रहने लग गए, तो अब रहे, जब उनकी डेथ हुई तो हमें पता पड़ा उनकी डेथ हो गई है, तो हम वहाँ गए उनके पास, और जाकर के उनको जो किला होता वहाँ करके आ गए। उनको भी हमने समझा जब बड़ा हो गया था। जी। और सर जैसे वो आपने बताया कि वो 3 साल विभाजन के बाद भी वहीं रुके, तो उन 3 साल के दौरान कुछ आपकी अपने चाचा जी से बात होती थी, कुछ संपर्क साधा हुआ था आपने उन लोगों से? कोई नहीं था। वो कह रहे मैं आ जाऊँगा तो श्री नाथद्वारा में मिलूंगा, आप निश्चित रूप में अपने आप आ जाऊँगा। वो अकेले थे ना, उनका कोई आगे बच्चे नहीं था। जी। मैंने शादी नहीं की। जी। तो जब वो वहाँ पर थे तो उनकी उम्र क्या होगी उस समय जब विभाजन हुआ था? उनके बुजुर्ग थे, करीब 40-50 साल के थे, बुजुर्ग थे विभाजन के समय? हाँ हाँ। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पे रहना चुना क्योंकि वो अकेले थे? और वो श्रीनाथ भगवान के पुजारी थे, या इंडिया में बार बार आते थे मिलने, दर्शन करने के लिए, तो वो वहीं कहता मैं तो वहीं रहूँगा। ठीक है। तो आपसे मिलने आते थे वो इन 3 सालों के दौरान? मिलने बहुत कम आते, हम जाते थे मिलने के लिए। अच्छा, ओके। अच्छा, और उन 3 सालों के दौरान आप जैसे आप कह रहे हैं उनकी आपकी बात नहीं हुई, लेकिन अभी आपकी मदर ने कुछ जिक्र करा हो कि वो वहाँ पर रुके तो उनको कुछ परेशानियाँ होती थी क्योंकि वो सिंधी समाज से थे? नहीं, उनको कभी जान का खतरा हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ चाचा जी को? होता तो आज लौट के जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो वो भी कराची में रहते थे? वो पुलिस क्या उसमें म्यूनसिपलिटी में थे, जॉब में थे, वो जॉब भी करते थे वहाँ पे। उनको पता नहीं क्या चलते अपनी मस्त आदमी थी वो। अच्छा, वो कराची में म्यूनसिपलिटी में थे? अच्छा, तो वो 1950 में भारत आए और फिर यहाँ आके नाथद्वारा में रहे। तो उनका परिवार नहीं था आगे? हम ही थे परिवार उनका। हाँ, मतलब उनके अपना खुद। अच्छा जी सर। और आपकी जैसे आप बताते हैं कि आपकी माता जी बिल्कुल 25 वर्ष की थी उस समय, तो जाहिर सी बात है उनके वहाँ पे मित्र होंगे, वहाँ पर उनका परिवार होगा, आपकी नानी का परिवार होगा, तो क्या सभी लोग उस समय आ गए थे या फिर कुछ लोग पीछे छूट गए थे? नहीं, सब हमसे पहले आ गए थे।
हम लेट क्यों हो गए कि हमारी माई मदर वाज प्रेग्नेंट, तो इसलिए हमको लेट आना पड़ा, बाकी सब पहले आ गए थे। अच्छा, वो अगस्त से पहले आ गए थे? हाँ, अच्छा। उनको पता पड़ा झगड़े शुरू हो रहे हैं, जी। उनके सामने शुरू हो गए, तो वो पहले आ गए यहाँ मालवा जंक्शन में। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई पीछे छूट गया आपके नहीं परिवार का? नहीं, उसमें हमारा कोई पीछे नहीं, सब आ गए, हम ही रह गए पीछे। आप ही पीछे रह गए थे। तो जब आप आए थे तो आप 15 अगस्त के बाद आए थे? हाँ, आपकी मदर? 15 15 अगस्त के बाद। और आपका जन्म कब हुआ? मेरा 1 सितंबर 1947। लगभग 15 दिन बाद। 47। 47, हाँ, विभाजन के 15 दिन बाद आपका जन्म हुआ लगभग। जी। अब सर हम बात करेंगे अगर कि उस समय के दंगों के बारे में आपकी मदर आपको क्या बताती थी, क्योंकि दंगे तो बहुत हुए थे। आप जयपुर की तरफ आए आप, तो उस समय भी दंगे थे, ट्रेनें कट के जाती थी, हमने ऐसा सुना है, यहाँ हम देख पाते हैं कि फ़ोटोज़ भी हैं। तो इस बारे में कभी जिक्र होता था कि आपकी मदर बताती थी बहुत दंगे थे? बिल्कुल बताती था, बिल्कुल। क्या बताती थी? उस समय माहौल बहुत ख़राब था, जी। बहुत ख़राब था। जो सामने मिले, जो काटो मारो काटो, एक ही मारो काटो, एक ही वर्ड था और कुछ था नहीं था वहाँ। कुछ बरसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस खत्म करो, बस जितने भी जो भी दिखे ना, हिंदू सिंधी नहीं, जो भी हिंदू दिखे उनको खत्म करते जाते। जो भी हिंदू दिखे। ये आप बहुत आपने ज़रूरी बात बोली। इस पे आपने हमें बताया कि आपके तो व्यक्तिगत तौर पे आपके मतलब आपके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। तो जिन्होंने हत्या की थी वो मुसलमान समुदाय के लोग थे। उसको काफिर बोलते, कि ऐसे नाम बात बोलते हैं, बस उन्होंने खत्म। तो एक बार अगर आप थोड़ा और बता पाएँ कि दंगा फैलाने में कौन कौन लोग, समूह और संस्थाएं सक्रिय थी? समुदाय आपने बताया, लेकिन अगर कुछ संस्थाएं, समूह, कौन लोग थे वो जो दंगा सक्रिय तरीके से फैला रहे थे? भाई ऐसा है कि वो संस्था तो नहीं दिखी हमको, बाकी मोहम्मदन थे जितने भी थे, वो जो उनको भगाने के, हमारे भगाने के मूड में थे, मर्डर करने के मूड में, लूटपाट करते थे। जी। ओके सर। और आपने पहले बताया कि आपको इस दौरान कोई सरकारी या गैर सरकारी आपको मदद नहीं मिली, लेकिन जैसा आप बताते हैं कि आपको एक विडोज कैंप मिला, तो उसको आप गैर सरकारी संस्था में के उस कैटेगरी में डाल वो सकते हैं? गवर्नमेंट का था। वो गवर्नमेंट का था? बिल्कुल गवर्नमेंट तो से थोड़ा था। इस बारे में और बताइए कि ये कैसे हुआ? ऐसा है कि हमको पता पड़ा भाई, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कैंप लगाए हैं, कैंप खोले हैं, तो जो कैंप में जाना चाहे जा सकता है। तो एक तो उदयपुर में खुल गया था कैंप, उदयपुर में, और एक आमेर में खुल गया था। आमेर विडोज होम जिसे बोलते हैं, वहाँ खाली विडोज ओनली फॉर लेडीज़, नॉट फॉर, खाली लेडीज़ के लिए था वहाँ पे। तो वहाँ जो जाना चाहे जाए। तो मेरी माँ ने बोला कि सबसे बेहतर होगा मैं भी जाऊँ, नानी बोला हम भी चलें वहाँ जाके रहें, वहाँ सेफ तो रहेगा कब से। तो वहाँ के जेंट्स को अलाउ नहीं था अंदर जाना। तो ये उनको यहीं आके पता चला होगा? हाँ, यहीं आने जहाँ रहते थे ना, मारवाड़ जंक्शन में। जी। तो वहाँ पता पड़ा, तो कईयों को पता पड़ा, तो विडोज थी वो, कोई उदयपुर गया, कोई आमेर चला गया। तो मतलब जब वो वहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए तो वो मारवाड़ जंक्शन पे रुके, तो वहाँ पे कुछ क्वार्टर थे या फिर स्टेशन पर ही रुके हुए थे? नहीं, वो मकान लेके, हमारे जो थे ना भाटिया परिवार थे ना, फैमिली थी, जी। उन्होंने हमें आश्रय दिया भाई, ठीक है बैठो अच्छा, जब तक परिवार के लोगों ने आश्रय दिया। को दिक्कत फिर उसके बाद आपको कैंप मिला? फिर कर मिला। जी सर। और क्या आपको सरकारी संस्थाओं से पुनः अपना जीवन व्यापन करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए कैंप के अलावा कुछ और सुविधाएं मिली? कुछ नहीं मिली। क्या आपको कुछ किसी तरीके का कॉम्पनसेशन देने की बात कभी हमने हुई? खुद ने मैट्रिक पास की, खुद ने नौकरी ढूंढी, खुद ने टाइपिंग टेस्ट पास किया और खुद ने जॉब किया। और उसके बाद मैं कलेक्टर जॉब तक ऑफिस सुप्रीन था मैं। जी। तो हम सब अपने ही बलबूते पे किया। गवर्नमेंट ने खाली ये किया, उन्हें पढ़ा के छोड़ दिया, उनकी ड्यूटी पढ़ा नहीं की है, कुछ नहीं, बस पलायन 10वीं तक पर। वो भी 18 वर्ष तक, अगर 18 नहीं 10वीं पास करे तो भी आप निकल जाए। जी सर। और हमने काफ़ी बातें करी सर विभाजन के बारे में। क्या आपकी मदर कुछ कहती थी कि विभाजन से पहले आपके यहाँ कुछ सांप्रदायिक माहौल होता था कराची में जहाँ आप रहते थे? नहीं, उसी समय हुआ? कभी नहीं हुआ। जी। और भारतीय सीमा तक पहुँचने में आपने बताया कि किस तरीके से आपने खुद के पैसे से आए, आपको ट्रेन की टिकट आपने अपने पैसों से खरीदी। और सर अब मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूं अगर, तो आप अपने जीवन में पुनर्निर्वासित होने के क्रम के संघर्षों का थोड़ा उल्लेख करें कि इस क्रम में आई चुनौतियां, परेशानियां, कठिनाइयां, इनका विस्तार से वर्णन कीजिए और इनका सामना और निवारण कैसे किया आप लोगों ने? जब आप यहाँ पहुँच गए तो आपने नया जीवन, आपने पढ़ाई तक की बात करी कि आपने बताया कि इस कक्षा तक फ्री एजुकेशन थी, तो इसके अलावा और क्या संघर्ष थे? क्योंकि पिता भी नहीं थे आपके, जिम्मेदारी थी। नहीं, 10वीं क्लास पास करने के बाद आमेर होम से फिर हमने टाइप टेस्ट करना शुरू कर दिया, टाइपिंग करना शुरू कर दिया, स्टेनोग्राफ सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। तो हमको नौकरी इजीली मिल गई, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना।
तो हमने 1963 में नौकरी जॉब ज्वाइन किया कलेक्टर जयपुर में, और उसके बाद जॉब में करते थे। उसके बाद तो जब तनख्वाह जो मिलती थी उसी से हमारा गुजरा अच्छा हो जाता था। तो आपकी पढ़ाई जयपुर में हुई थी? जयपुर में गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट में, बाकी जो नौकरी जो हमने अपने हिसाब से ढूंढी और नौकरी हमके कोई दिक्कत नहीं। और आप उस विडोज़ होम से जयपुर कब आए? विडोज होम से ये, हाँ ये अच्छा सवाल किया आपने। ये करीब 1963-62 की बात, 1962 में, 64 में नौकरी लगी मेरी। 64 में नौकरी लग गई। वहाँ हमने आकर मकान किराए पे ले लिया। सर अब हम आपके थोड़े कंटेम्प्रेरी ज़िंदगी पे आते हैं कि जब आप नए निवास स्थान में और नए परिवेश में अपने रचने बसने और स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने लगे, जब आप खुद ने आपने होश संभाल लिया और आप जयपुर आ गए, तो इस क्रम में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, जीवन शैली, रहन सहन, पोशाक, भोजन शैली आदि कई वजह से उत्पन्न होती हैं। तो जब आप जयपुर आ गए तो क्या कभी आपको लेफ्ट आउट फील हुआ कि हम तो एक इस समाज से हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? जो भी समाज था, जो भी आदमी थे, हम सबसे घुल मिल के उनके साथ अपने भाइयों की तरफ रहते थे, और व्यवहार हमारे सबके साथ अच्छा था, उनका हमारे साथ व्यवहार अच्छा था। सिंधी आप कम्युनिटी से जो भी हो, मारवाड़ी जो हमारे पास में, जयपुर की बात है, जब हम जयपुर आ गए थे ना तो सब सिंधी जो है, सिंधी वो हमारे, हम किराए पर मकान पे थे उसमें 2 साल तक जी। तो उसमें हमारे कोई अलग से नहीं था, और सबसे घुल मिल, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, सिंधी हो, मारवाड़ी बहुत रहते थे हमारे पास में। और जब आपकी स्कूल की पढ़ाई हो रही थी, तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के बच्चे मजाक बनाते हैं कि तुम तो विस्थापित हो, तुम तो रेफ्यूजी हो। ये टर्म बहुत यूज़ होता था। मेरे दादाजी का भी, जब वो लोग, उनका भी इतिहास ऐसा, तो उनको रेफ्यूजी कहा करते थे। बिल्कुल रिफ्यूजी है, राइट सर, रिफ्यूजी थे हम लोग, हम रिफ्यूजी ही थे। विस्थापित करे गए आप लोग, रेफ्यूजी आपको बनाया गया। तो कभी स्कूल में इस बात पे मजाक बनता था, कुछ टॉन्ट मारते थे आपको? कभी नहीं, ऐसा कोई किसी बच्चे ने नहीं किया हमारे साथ। बड़े होते हुए? बड़े किसी नहीं कर, मतलब फिर तो भूल गए ना वो, हम रिफ्यूजी हैं नहीं है, सिंधी है, यहाँ रहते हैं, नौकरी करते कलेक्ट्री में, तो हमारे सब फ्रेंड दोस्त हो गए जितने भी थे। अच्छा। और जब आपकी नौकरी लग गई तो आपके आसपास कोवर्कर्स, आपके जो और लोग काम करते हैं, उनका व्यवहार कैसा था आपके प्रति? बहुत बढ़िया था। कभी वो कहते थे कि तुम तो विस्थापित हो, हमारी नौकरी खाली तुमने, इस तरीके की बातें? कभी नहीं। देखो गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ जहाँ जॉब करते हैं, या वो बातें ऐसी नहीं होती हैं सर, ऐसी बातें नहीं होती हैं। वहाँ नौकरी करो, काम करो, जाओ, छुट्टी करो, वहाँ दोस्ती कोई भी, यहाँ तक सही बताऊँ क्या, अगर मॉडर्न भी है तो साथ में कचौड़ी समोसा खाते थे, समोसा पार्टी करते थे, तो वहाँ ऐसा हमारी नौकरी में ऐसा कभी नहीं हुआ जी। और कभी आपकी इस जीवन में कभी जिक्र आता है कि आप कभी सोचते हैं इस बारे में कि हम कहाँ से आए थे और हमारे साथ हम आज किस स्थिति में हैं, और कुछ आपको कुछ चुभती है बात? कुछ ऐसा था जो देखो सर, जो हमने देखी नहीं, खाली सुनी थी हमने जी। अब जो उन्होंने भुगतान किया वो तो चले गए, बाकी अब जो हम देख रहे हैं तो उनका तो करना, यही कारण बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और आपकी माता जी इस बारे में कहती थी, उनको कुछ चुभता था कि क्या था और क्या छोड़ के आए हैं? बिल्कुल साहब, उनका श्रीमान जी एक्सपायर हो गए और उनका मकान लूट लिया गया, और सारे तो उसका तो उनको तो सब फर्क पड़ेगा ना सर। जैसे आप तो भारत आ गए थे, लेकिन जब तक आपकी मदर जिंदा थी, तो जब हम जिस जगह हम रहते हैं उस जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवहार पर, हमारे कल्चर पर। तो क्या आपकी मदर को कभी ऐसा लगता था कि मैं कराची से अगर यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ की संस्कृति में मिलने जुलने में दिक्कत हो रही है? कभी उनको आपसे कुछ जिक्र हुआ इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ जिक्र नॉर्मल? लेडीज हैं, मिलजुल जाती हैं, आपस में बैठती हैं, सहेली बन जाती है, आपसे कोई दिक्कत ऐसी बात हुई नहीं। और आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ? हाँ, हमें भी नहीं फील नहीं हुआ, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान आ ही गए थे। जी। और मतलब आपको स्थानीय समाज का और स्थानीय समुदाय का हिस्सा बनने में कोई चुनौतियाँ महसूस हुई? नथिंग एट ऑल। नथिंग एट ऑल। ये बहुत अच्छी बात है सर। कुछ नहीं ऐसा। वहाँ तो देखियो, मैंने हमने, आप अच्छे तो जग अच्छा जी, आप गुड हैं तो दुनिया गुड है, तो हम तो ये सिद्धांत मान जाते हैं, हमको सब प्यार मोहब्बत से चलना है, प्यार से काम करना है, क्या रखें इन बातों में। जी, ये सर बहुत आपने अच्छी वैसे बात भी मैं बोली। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, तो इन बातों से वैसे मैं दूर रहता हूँ। जी बिल्कुल सर। हाँ। जी सर। और सर मैं आपसे ये सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि कई बार हम देखते हैं समाज में कुछ समूह होते हैं, उनके प्रति कुछ पूर्वाग्रह बन जाते हैं कि ये इस समुदाय से आ रहे हैं तो ऐसे होते हैं। तो कभी आपको इस तरीके की कोई चीज़ फेस करनी पड़ी नहीं, कि ये पंजाबी हैं तो ऐसे ही होते हैं, ये सिंधी हैं तो पंजाबी, ऐसे होते हैं? सिंधी, पंजाब जितनी भी दे ऑल वर गुड, All were good. एट प्रेजेंट दे आल्सो गुड। जी सर, दैट्स वेरी गुड टू हियर सर। और सर आपने संस्कृति, जैसे आपकी सिंधी समुदाय से आते हैं आप,
तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर्स को फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है कि आपके फोक डांस होता है, आपके कम्युनिटी के फोक लैंग्वेज होती है, जैसे आप सिंधी में बात कर रहे थे अभी, तो कभी आपको झिझक होती है ये बात करने में, या फिर आप आराम से नहीं समाज में भी आप सिंधी बात कर सकते नहीं, हैं बिल्कुल बात विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट? जी सर। और वर्तमान में आप, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किस स्तर तक सोचते हैं कि विस्थापन के पूर्व आपकी भाषा, आपकी संस्कृति आपने मेंटेन कर रखी है, कि आप सिंधी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं ओपनली, या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती? कि आज की तारीख में तो ये रीति रिवाज भी सिंधी संस्कृति थोड़ी कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। क्यों सिंधी घर में नहीं बोलते लोग बाग, हमारे सिंधी समाज के आदमी घर में सिंधी नहीं बोलते, तो फिर सिंधी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी? हम खुद, मैं भी सिंधी समाज का सेक्रेटरी हूँ वहाँ पर पंचायत का, तो ये बोला तो सिंधी घर में बोलो, जब हम खुद ही नहीं बोलते तो वो क्या बोलेंगे? ऐसे सिंधी थोड़ी आजकल थोड़ा पीछे होती जा रही है, तो घर में सब हिंदी बोल रहे हैं। तो सर इसका दोष कहीं आप विभाजन में ढूंढ नहीं पाते हैं? नहीं नहीं नहीं, विभाजन जानने के बाद ये फैशन हो गया है। दिस इज जस्ट लाइक ए फैशन। ओके। जैसा देखो साहब अंग्रेजी बात कर रहे हैं, अरे तुम घर में बैठे हो यार, तो अंग्रेजी तो बात करो, हिंदी में बात करो, हिंदी में सिंधी की बात करो, नहीं कर सिंधी में। अच्छा कहीं हमारे सही बताऊँ क्या, हमारे बच्चों को सिंधी आती ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते वो लोग। और सर क्या कभी आपको पर्सनली, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान आ गए थे, आपको कभी याद आता है कि काश हम भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो हम भी अपने पुराने घर में, क्योंकि आपके पिताजी एक काफ़ी अच्छे सरकारी अफसर थे, कि क्या एक सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग आती है कि कुछ छूट गया? बिल्कुल आती है साहब, बहुत आती है। हमारा मकान था मार्बल का बना हुआ, बहुत बढ़िया था, मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से बनाया था उसको। हम सोचे हम सिर्फ रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा। एक थोड़ा इसमें और बता दूँ आपको, मेरे पिताजी जब मकान बना रहे थे ना साहब, ये पाकिस्तान की बात है, तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे, वो निकल गए थे। वो निकल के वो हंसने लगे मेरे मकान में देख करके, मेरे पिताजी मकान। तो मेरे पिताजी ने भाई क्यों हंस रहा है? तो बाबू जी कुछ नहीं, अब तो मस्त बन लगे आदमी, आप तो मस्त रहो खुद। चला गया 2 दिन बाद वही आदमी आया, फिर वो देख करके मकान हंसने लगा। तो क्या बात है, तो आप क्यों हंस के रहोगे? एक बात तो बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे साहब छोड़ो, तो आप जानते हो। अरे आप बताओ सही यार, ऐसे बात साथ बताओ तो मेरे को यार, हमारे हाथ जोड़ के बैठो आप। ऐसा आप कह रहे हो ठेकेदार को इस मकान में बढ़िया मार्बल लगाओ, बढ़िया सीमेंट लगाओ, बढ़िया वो लगाओ, नल लगाओ, भाई मैं रहूँगा, मेरे पोते रहेंगे, मेरे पर पोते रहेंगे, ऐसा मकान बनाओ बढ़िया मार्बल का, बढ़िया खर्च करूँगा। तो साहब मुझे हंसी की बात की है कि आप कह रहे हो मेरे पोते रहेंगे, मेरे पर पोते रहेंगे, आप रहोगे भाई, आप देखना क्या हो रहा है। अरे उसने कहा तो क्या बोलो? कहा साहब देखना जल्दी, आप ये क्या हो रहा है देश में हो जाएगा, आप भूल जाओगे उस बात को। इससे का क्या मतलब? कहा साहब आप ही नहीं रहोगे, आपको ना उतर, आप ही नहीं रहोगे तो आपके बच्चे यहाँ कहाँ आएंगे? इस मकान की बात हो रही है। तो वो नहीं रहे, मकान भी रह गया, सब कुछ वहाँ रह गया, सब कुछ वहाँ रह गया, और उसके बदले यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो इस क्लेम मिला है कुछ लोगों को, क्लेम बोलते हैं उसको। आपको मिला? नहीं, हमको नहीं मिला। आपको नहीं मिला? हाँ, कुछ को क्लेम मिला है, कुछ को नहीं मिला। तो हमको नहीं मिला, हम तो आमिर होम चले गए ना, तो वो फिर हमें क्लेम नहीं मिला। और जो नहीं गए विडोज में या ऐसे, तो उनको फिर क्लेम मिला उनका। तो आपके पास उस मकान के कागज पत्तर थे? ऐसा वो कहाँ मिलेंगे? हम जब क्या खाली हाथ आए थे, खाली हाथ थे। ये तो थोड़ा पैसा इसलिए ले आए थे, मेरी मदर गोल्ड तो 2 पैसा होगा तो काम आएगा। गोल्ड पैसा होता है सब। तो अब वो भी ले गए तो क्या चिड़िया चुग गए खेत। बिल्कुल सर बस अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कुल मिलाकर विभाजन को लेकर आपके क्या विचार हैं, और ये आपके वर्तमान जीवन शैली को किस तरह प्रभावित करता है? जो आपके विचार। विभाजन नहीं होना चाहिए था। विभाजन में कई लोगों की जानें गई, कई घर बर्बाद हो गए, और कई फैमिलियाँ, परिवार जो बर्बाद हो गए। और ऐसा ज़िंदगी में भगवान करे कभी किसी के साथ भी नहीं हो, कोई भी देश में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे बांग्लादेश हुआ है, ये भी गलत हुआ है, अपने अफगानिस्तान हुआ है, वो भी गलत हुआ है साहब। रातों रात ना सारा पैसा टक्का मकान सब वहीं छोड़ कर हाथों हाथ जट जैसे है वैसे आ जाओ फटाफट, ऐसा था। तो हम इस बात के तो फेवर में नहीं है, ऐसे पार्टीशन कभी ज़िंदगी में किसी के साथ हो, ये भगवान के प्रार्थना। और आपके वर्तमान जीवन शैली को कुछ प्रभावित करता है ये विचार, ये कहानियाँ आपकी जो मदर ने बताई थी? हाँ बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आप जयपुर से यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए। तो ये था हमारा इंटरव्यू श्री राजा राम भाटिया जी के साथ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वाइस चांसलर सर श्री योगेश सिंह सर को, हमारे डायरेक्टर साउथ कैंपस सर श्री प्रकाश सिंह जी, और इस इंटरव्यू के दौरान हमारी जॉइंट डायरेक्टर श्रीमती ज्योति मैम भी मौजूद थी।
और ये सेंटर फॉर पार्टीशन स्टडीज़ का इंटरव्यू सीरीज़ थी। और मेरा नाम है आकाश शर्मा और मैं सत्यवती कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। थैंक यू।